हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सब सक्सेस मंत्रा प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जल्दी से आप आ जाइए, क्लास स्टार्ट होने वाली है। जैसा कि मैंने आपसे कल कहा था कि 7 बजे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को लेकर आपके साथ हमारी गुफ्तगू होगी, तो बिल्कुल जस्ट टाइम पर मैं उपस्थित हूँ। जल्दी जल्दी से आप लोग आ जाइए तो क्लास को आरंभ करें। सभी प्यारे बच्चों को सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, राधे राधे। जल्दी से जुड़ जाइए, फिर क्लास आरंभ हो। सही समय पर क्लास शुरू हुआ है। आज मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना डेट चेंज करने का अनाउंस भी कर दिया है और अब आपकी जो परीक्षा की तिथि है वो जो है जून में 23 जून 2024 कर दिया है। जो 28 अप्रैल को होने वाली थी वही परीक्षा अब आपको जून में देने को मिलेगा। ये आपके लिए बड़ा अच्छा समय है कि आपको इतना समय मिला है तैयारी करने के लिए। जल्दी जल्दी से बच्चों आ जाइए तो फिर कक्षा आरंभ करें। जल्दी आ जाइए बच्चों। तो आज अपन मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। पता है आप लोगों ने भी एमपी के बारे में काफी अध्ययन किया होगा। काफी उम्रदराज सीनियर छात्र बैठे हुए हैं। चलिए, तो मध्य प्रदेश की जो ऐतिहासिक यात्रा है वो प्रागैतिहासिक काल से शुरू होती है। थोड़ा सा हम एमपी के बारे में बात करें पहले, तो एमपी की जो यात्रा है वो प्रागैतिहासिक काल से शुरू होती है ना। और बीच में कई ऐतिहासिक क्रम, मध्य प्रदेश का जो वर्तमान स्वरूप है वो कई ऐतिहासिक काल क्रमों का और घटनाओं का परिणाम है। आज मध्य प्रदेश में 55 जिले जो हैं बन चुके हैं, लेकिन इसका आरंभ प्रागैतिहासिक काल में शुरू हो गया था। 5 लाख वर्ष पहले मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश नाम नहीं था इसका, कई ऐतिहासिक घटनाओं क्रम को आगे बढ़ाते बढ़ाते आज वर्तमान स्वरूप प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश का। प्रागैतिहासिक काल की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जो क्षेत्र था वहाँ पर लोग आदि मानव की तरह जीवन जीते थे। आगे हम बढ़ें तो हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल से लेकर वर्तमान समय तक 2024 तक हम आपको मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक यात्रा कराने वाले हैं, बहुत कम शब्दों में, जिससे आपका लिंक जुड़ जाएगा मध्य प्रदेश से। तो प्रागैतिहासिक काल से जब आरंभ होता, आपने देखा होगा भीमबेटका, ये मध्य प्रदेश का ही स्थान है जहां एमपी के कुछ भीमबेटका में स्थल प्राप्त हुआ है। नाबदा टोली आप नाम सुने होंगे, उनमें भी जो है इसका देखने में आता है। तो जो ऐतिहासिक घटनाक्रम है मध्य प्रदेश का, उसकी हम बात कर रहे थे। तो आरंभ बेटा हमने कहां से किया? प्रागैतिहासिक काल से। प्रागैतिहासिक काल से हम जो है आगे चलेंगे और जो है 2024 तक की हम आपको यात्रा एमपी की कराएंगे। बड़े ध्यान से सुने और जुड़े रहें। चलिए, तो प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका और उसके बाद पाषाण काल की हम बात करें तो पाषाण काल के भी अवशेष मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर प्राप्त हुए। पाषाण काल के बाद ऐतिहासिक काल की बात आती है, तो ऐतिहासिक काल या हम लोह युग भी कहते हैं, इसके भी स्थल मध्य प्रदेश में काफी जगह हमें प्राप्त हुए हैं। ऐतिहासिक काल के बाद जो आपका इंडस वैली है, इंडस वैली के बाद वैदिक एज है, वैदिक एज के इस तरह हम आगे बढ़ते जाएं तो इतिहास के प्रत्येक क्रम में मध्य प्रदेश भारत की राजनीतिक घटनाओं का केंद्र बिंदु रहा, अवश्य रहा, और आज भी मध्य प्रदेश का भारत की राजनीति में बड़ा एक अहम रोल है। तो मध्य प्रदेश को हम वैदिक काल में, आपने अगर नाम सुना हो तो रेवोत्तर कहा जाता था। रेवोत्तर, या एक नाम और दिया गया दक्षिणापथ, दक्षिणापथ के नाम से जाना गया। रेवोत्तर यानी कि रेवा एक नदी है, नर्मदा,
नर्मदा को रेवा कहते थे। ऐसा माना जाता है कि रेवा नागवंश की राजकुमारी थी और इस रेवा का विवाह जो है पुरकुत्स से हुआ था। पुरकुत्स आप जानते होंगे भगवान राम के पूर्वज कहे जाते हैं, इनसे विवाह हुआ था। तो इन पुरकुत्स ने ही रेवा को नाम दिया था नर्मदा। तो ये नर्मदा, तो रेवा के जो उत्तर में राज्य था वो रेवोत्तर था। और दक्षिणापथ भी मध्य प्रदेश को कहते थे, क्योंकि जहां से दक्षिण की यात्रा शुरू होती है, जहां से दक्षिण शुरू होता है भारत में, भारत के दो पार्ट नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया, तो साउथ का जो शुरुआत होती है, जो मार्ग आरंभ होता है, उसे हम दक्षिणापथ कहते थे। तो देखिए ऐतिहासिक क्रम में मध्य प्रदेश उस समय भी था, बट नाम उसका मध्य प्रदेश नहीं था। आज मध्य प्रदेश को हम कई नामों से जानते हैं, टाइगर प्रदेश कहते हैं, डायमंड प्रदेश कहते हैं, तेंदुपत्ता प्रदेश कहते हैं, और अब तो तेंदुआ प्रदेश भी कहते हैं, सोयाबीन प्रदेश भी कहते हैं। ये प्राचीन नाम मध्य प्रदेश के हैं, रेवोत्तर और दक्षिणापथ। तो इसी कालक्रम हम आगे बढ़ें तो वैदिक काल के बाद जैनिज्म और बौद्धिज्म का भी एक विख्यात केंद्र रहा। आप नाम सुने होंगे सांची का, है ना, जहां अशोक महान ने बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया था, जो भारत के सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। ऐसा कहते हैं कि अशोक महान ने 84,000 स्तूप बनवाए थे, उनमें से एक सांची था जो सबसे बड़ा था। अभी चर्चा में भी है सांची। आप लोग बेटा कमेंट करके बताएं कि वर्तमान में सांची में जो अवशेष थे जो बौद्ध अनुयायियों के, उन्हें एमपी गवर्नमेंट ने कहां भेजने का निर्णय किया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो इसके बाद मौर्य एज, गुप्त एज, राजपूत पीरियड, यानी कि प्रत्येक काल में मध्य प्रदेश भारत की राजनीति का केंद्र रहा। इसी क्षेत्र में राजा भोज जैसे राजा हुए। राजपूत पीरियड काल की बात करें तो मध्यकाल में यहां पर मुस्लिम आक्रमण शुरू हो गया। मुस्लिम आक्रमण में गजनवी के आक्रमण हुए मध्य प्रदेश में, खासकर बुंदेलखंड में। फिर उसके बाद गौरी के आक्रमण भी हुए और फिर अंततः मध्य प्रदेश भी मुस्लिम एम्पायर का एक अंग बन गया। मुस्लिमों के बाद सल्तनत पीरियड के बाद मुगल काल में भी मध्य प्रदेश दिल्ली की राजनीति का एक अभिन्न अंग रहा। मुगलों ने भी यहां पर शासन किया। मुगलों के बाद इंग्लिश, अंग्रेज, ब्रिटिश लोग भारत में आए और उन्होंने भी मध्य प्रदेश पर एक शानदार तरीके से अपना कब्जा किया। 1861 में सेंट्रल प्रोविंस, आप नाम सुने होंगे, उसको स्थापित किया, स्थापना की उसकी। इसी को हम एमपी का ही पुराना नाम है सेंट्रल प्रोविंस या मध्य प्रांत कहते हैं। पार्ट ए बोलते थे इसको, अभी हम चर्चा करेंगे उसके बारे में। ये हुआ। इसके बाद मध्य प्रदेश में भारत की तरह ही नेशनल मूवमेंट आरंभ हुआ और मध्य प्रदेश भी भारत की तरह अंग्रेजों से फ्री हुआ। और अंग्रेजों से फ्री होने के बाद जो है 1947 के बाद मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ। 1 नवंबर 56 को ये नाम मिला मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, हम चाचा जी के नाम से जानते हैं, उन्होंने ही मध्य प्रदेश नाम दिया इसको। और फिर उसके बाद उस समय 43 जिले थे और आज मध्य प्रदेश में 55 जिले हो गए हैं। 5 अक्टूबर 2023 को मध्य प्रदेश सरकार ने मैहर और जो है पाडुरना, मैहर और पाडुरना जिले बना दिए और मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 55 हो गई है। तो जो है मध्य प्रदेश में अब हम बात करें कि एमपी में कुल कितने जिले हैं, तो आप बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश में अभी 55 जिले हैं। मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या बेटा कितनी है? 55 है। जल्दी से बेटा आ जाइए, कौन कौन आ गया है बेटा? हाँ, तो हम बात कर रहे थे मऊगंज, पाडुरना और मैहर, ये एमपी में 2023 में अनाउंस, हालांकि 4 जिले एमपी में अनाउंस हुए थे 2023 में शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, बट 3 बन चुके हैं। मऊगंज 53वां है, पाडुरना 54वां है और मैहर 55वां जिला है।
नागदा की भी घोषणा हो चुकी है, बट नागदा अभी बना नहीं है। हालांकि घोषणा इसकी पहले हो गई थी। अगर ये बन जाता है तो ये 56वां जिला होगा जो उज्जैन से अलग होगा। तो ये पूरी कहानी है मध्य प्रदेश की। तो चलिए आगे चलते हैं। आज हम आपके लिए मध्य प्रदेश की कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। बड़ा शानदार क्लास होने वाली है। आपका आज टेस्ट होना है कि आप कितने पानी में हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, मध्य प्रदेश के गठन के समय कुल संभाग और जिलों की संख्या बतानी है आपको। बड़ा साधारण सा प्रश्न है। मध्य प्रदेश के गठन के समय, यानी कि एमपी गठन कब हुआ? 1 नवंबर 56 को। उस समय मध्य प्रदेश में कमिश्नरी मतलब संभाग और जो है जिलों की संख्या आपको बतानी है। जल्दी से कमेंट करके बताइए बच्चों कि एमपी में कितने जिले और संभाग हैं। चलिए, कोई नहीं बता रहा है, चलिए मैं बताता हूं आपको। देखिए, मध्य प्रदेश में 1 नवंबर 56 को हम बात करें तो एमपी में 8 संभाग और जो है 43 जिले थे। बेटा कितने थे? 8 संभाग और 43 जिले थे। सुनिए बड़े ध्यान से, जब मध्य प्रदेश में जिलों का पुनर्गठन हुआ तो 1947 में एमपी का पुनर्गठन हुआ था, ये आप सबको पता है। और भारत में भी राज्यों का पुनर्गठन हुआ था और 562 कुल रियासतें थीं, जिनमें से कुछ पाकिस्तान में चली गई, 552 मध्य इंडिया में रहीं और 3 को लेकर विवाद था। उनका पुनर्गठन हुआ, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में। आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा। और उन्हीं पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी को 1 नवंबर 56 को आपस में मर्जर कर दिया गया और इसका नाम मध्य प्रदेश दिया और भोपाल को राजधानी बनाया। ये घटना कब की है? 1 नवंबर 56 की है। 1 नवंबर 56 की है जब एमपी बना था और 8 संभाग और 43 जिले थे। आज की हम बात करें तो आज मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं और 55 जिलों की संख्या हो गई है। 5 अक्टूबर 2023 को मैयर के साथ, 5 अक्टूबर 2023 को, बेटा डेट अवश्य याद रखें, 5 अक्टूबर 2023 को मैयर जो है सतना से अलग किया गया है और मैयर को मध्य प्रदेश का 55वां जिला बना दिया गया। ये यहां तक पहुंच गए हैं, 10 संभाग और 55 जिले। अगर 56वां जिला बनता है तो वो नागदा होगा। कहां से अलग होगा? उज्जैन से। चलिए, आपसे एक प्रश्न है कि मैयर का निकनेम क्या है? मैयर को हम भारत में किस नाम से जानते हैं? जल्दी बताइए बच्चों, मैयर को हम किस नाम से जानते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए बेटा, कमेंट करिए। मैयर को जल्दी बताइए बच्चों कि मैयर को किस नाम से जाना जाता है? चलिए कोई बात नहीं, नहीं बता रहे, मैं बताता हूं। मैयर को मध्य प्रदेश में संगीत नगरी के नाम से जाना जाता है और मैयर सीमेंट इंडस्ट्री के लिए फेमस है। समझ में आ रहा है बच्चों? कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं चाहता हूं कि आज यहां से आप बहुत सारे प्रश्न लेके जाएं। मेरा लाइव आने का यही पर्पज है कि आपको बहुत सारा जो ज्ञान है जो अभी तक नहीं मिला है वो आपको प्राप्त हो। जल्दी से कमेंट करके बताइए बच्चों कि समझ में आ रहा है कि मैयर को मध्य प्रदेश में किस नाम से जानते हैं। तो एक तो संगीत नगरी के नाम से और सीमेंट नगरी के नाम से जानते हैं।
और मैयर से एक प्रश्न और बनता है, कई बार पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह कहाँ होता है, तो उसका आंसर भी बच्चों क्या रहेगा, मैहर रहेगा। और मैहर बैंड यहाँ का बहुत फेमस है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कई बार पूछा है कि मैहर बैंड के बारे में, तो वो कहाँ का है बेटा, यहीं का है। कहाँ पर, मैहर का। संगीत नगरी से एक प्रश्न और सुन लीजिए। यूनेस्को ने, आप नाम सुने होंगे यूनेस्को का, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को ने ग्वालियर को, मध्य प्रदेश में ग्वालियर को संगीत के लिए मेंशन किया हुआ है, अपनी लिस्ट में शामिल किया हुआ है, तानसेन नगरी ग्वालियर को। इसका फुल फॉर्म भी याद रखें, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय जो है पेरिस में है, फ्रांस की कैपिटल, सीन नदी के किनारे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात समझ में आ गई है कि पहला प्रश्न ये था कि मध्य प्रदेश के गठन के समय मध्य प्रदेश में कुल जिलों की और संभागों की संख्या कितनी थी, तो आप बता पाएंगे कितनी थी, 8 संभाग थे और 43 जिले थे। और वर्तमान में बच्चों 55 जिले हैं और 10 संभाग हैं। चलिए अगला क्वेश्चन उठाएं बेटा। हाँ, बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हैं आप। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की राजनीति एवं भौगोलिक सीमाओं का अंतिम निर्धारण एवं पुनर्गठन कब किया गया था? जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए बच्चा। जल्दी से खेलो बच्चों। प्रश्न क्या है बेटा? मध्य प्रदेश की राजनीति एवं भौगोलिक सीमाओं का अंतिम निर्धारण एवं पुनर्गठन कब किया गया था? ऑप्शंस आपके ये हैं, 1 नवंबर 56 को, दूसरा विकल्प है आपका 15 अगस्त 47 को, तीसरा विकल्प है आपका 1 नवंबर 2000 को, और चौथा विकल्प है 25 मई 1998 को। जल्दी से आंसर बच्चों दीजिए। किसी ने आंसर नहीं दिया अभी? क्या बात है, चंबल के बच्चे कैसे कमजोर पड़ रहे हैं यार, ऐसी उम्मीद तो नहीं थी। चंबल के लोगों ने तो हमेशा इतिहास लिखा है, एमसीक्यू में कैसे कमजोर पड़ रहे हैं? चंबल तो हर क्षेत्र में आगे है। चलिए मैं बताता हूं। तो भैया मध्य प्रदेश का जो वर्तमान स्वरूप है वो 1 नवंबर 2000 को प्राप्त हुआ है। याद रखें, मध्य प्रदेश का जो वर्तमान स्वरूप है वो 1 नवंबर 2000 को प्राप्त हुआ था। आपको याद है कि मध्य प्रदेश की जो स्थापना है और मध्य प्रदेश का जो विभाजन है, दोनों की तारीख एक ही है। स्थापना मतलब हैप्पी बर्थडे भी 1 नवंबर को, और एमपी का जो डिवाइड हुआ, एमपी का जो विभाजन हुआ वो भी 1 नवंबर को भी हुआ। अजीब इत्तेफाक है कि भैया कि 1 नवंबर को विभाजन भी हुआ और एमपी की स्थापना भी हुई। तो 1 नवंबर 2000 को आपको मोटा मोटी याद आ रहा होगा 84 अमेंडमेंट हुआ था। 84वां संविधान संशोधन हुआ था 2001 में। इस संशोधन के द्वारा भारत में 3 नए राज्य बनाए गए थे। याद आ रहा है? उसमें से 26वां जो राज्य था वो था छत्तीसगढ़। याद आया? और 27वां था यूके, उत्तराखंड है, यूनाइटेड किंगडम नहीं है। और 28वां था, बिहार से अलग हुआ था,
जिसको हम जानते हैं झारखंड के नाम से, JH, जिसे हम पहले वनांचल भी कहते थे, ये राज्य बने थे 84 अमेंडमेंट 2001 के द्वारा। तो जब MP से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो 16 जिले वहां चले गए थे। इसके बाद MP का विभाजन नहीं हुआ। तो वर्तमान जो स्वरूप है वो 1 नवंबर को ही डिसाइड हुआ। वर्तमान MP की जो सीमाएं हैं वो 1 नवंबर 2000 को डिसाइड हुई। आपको पता होगा मेरे प्यारे बच्चों कि 1 नवंबर 2000 से पहले MP की सीमाएं 7 राज्यों को स्पर्श करती थीं। आज मध्य प्रदेश की सीमाएं केवल 5 राज्यों को, कितनी? 5 राज्यों को स्पर्श करती हैं। एक प्रश्न आपके लिए, जल्दी से बताइए कि सबसे कम सीमा मध्य प्रदेश की किस राज्य को टच करती है? जल्दी से कमेंट करके आंसर दे दीजिए। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई कि मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप जो है कब डिसाइड हुआ, तो 1 नवंबर 2000 को। क्यों? MP का विभाजन हुआ था, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। MP को 2 भागों में बांट दिया, छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। छत्तीसगढ़ का जो पहला CM बना वो अजीत जोगी थे, और जब MP का विभाजन हुआ उस समय मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राजा दिग्विजय सिंह, इनको हम दिग्गी राजा भी कहते हैं, रावगढ़ से हैं, आप नाम जानते होंगे, बड़े कद्दावर नेता हैं कांग्रेस सरकार के। आगे चलते हैं, तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, ऐसा मान लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। आपको आनंद की अनुभूति हो रही है कि नहीं हो रही है, ये जरूर बताइए, है ना? और अगर आपको आनंद आ रहा है या कुछ भी ज्ञान में बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो चैनल को लाइक भी करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो बेटा जस्ट लाइक ए गुरुरचना मान लेना, क्योंकि बिना गुरुरचना के ज्ञान लगता नहीं है। हमारे सनातन धर्म में, हमारे भारत की संस्कृति में ऐसा माना जाता है कि गुरुरचना देनी पड़ती है ना? तो अगर आपको एक प्रश्न का भी ज्ञान में वृद्धि हो रही है, अभिवृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे आपको परीक्षा उपयोगी, ज्ञान उपयोगी जानकारियां मिलती रहेंगी, है ना? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं हम। बड़ा शानदार प्रश्न है। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरती है? सिंपल सा प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरती है? जल्दी से बताइए बच्चों। कर्क रेखा तो आप जानते होंगे, पृथ्वी के ग्लोब पर 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। भारत में यही रेखा है, ना तो मकर रेखा है ना भूमध्य रेखा है। हाँ, एक रेखा बॉलीवुड में जरूर है। चलिए जल्दी से बताइए कि मध्य प्रदेश में कितने जिलों में कर्क रेखा निकलती है? तो सिंपल आंसर है कि मध्य प्रदेश में 14 जिलों से, मध्य प्रदेश में 14 जिले हैं जहां से कर्क रेखा निकलती है। कितने बेटा? 14 जिले हैं। और हम पूरी दुनिया की बात करें, पूरी दुनिया की बात करें तो कर्क रेखा 16 देशों से गुजरती है। 16 देश। अगर हम ताइवान को अलग मान लें तो फिर ये 17 हो जाएंगे। बेटा ताइवान पर चीन ने कब्जा किया हुआ है, इसलिए 16 माने जाते हैं। अगर हम दुनिया में देशों की बात करें तो कर्क रेखा 16 देशों में गुजरती है। 3 महाद्वीप भी हैं, 3 महाद्वीप भी हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, आपको पता होगा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप,
अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप। महाद्वीप कितने बच्चों? 3 महाद्वीप। समझ में आ रहा है? 3 महाद्वीप, 16 देश और मध्य प्रदेश में 5 संभाग। आपके ज्ञान का वर्धन हो रहा है ना? 3 महाद्वीप, 16 देश, 5 संभाग मध्य प्रदेश में और 14 जिले मध्य प्रदेश में। बात समझ में आ गई? कि दुनिया की हम बात करें, पूरे ग्लोब पर हम बात करें तो कर्क रेखा 16 देशों में, 3 महाद्वीप। महाद्वीप कौन से? फिर सुन लीजिए, उत्तर अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप। 3 महाद्वीपों में, 16 देशों में, एमपी के 5 संभागों में, एमपी के 5 संभागों में और 14 जिलों में। एक प्रश्न और इसमें बचा हुआ है कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है, ऐसा कौन सा संभाग है जिसके प्रत्येक जिले से कर्क रेखा निकलती है? जल्दी से बताइए कमेंट करके। मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा संभाग है जिसके प्रत्येक जिले से कर्क रेखा निकलती है? जल्दी से आंसर दे दीजिए बच्चों। किसी ने आंसर नहीं दिया है। चलिए मैं बताता हूं, भोपाल। मध्य प्रदेश में एकमात्र संभाग है जिसके प्रत्येक जिले से, कुल 10 संभाग हैं, 10 में से एक भोपाल संभाग है जिसमें से प्रत्येक, भोपाल में 5 जिले हैं और प्रत्येक 5 जिले से कर्क रेखा निकलती है। बात समझ में आ गई? एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए। कर्क रेखा पृथ्वी के ग्लोब पर उत्तरी पार्ट में है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। पहली बात ये, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा दुनिया में 3 महाद्वीप, कौन से बच्चों? एक उत्तर अमेरिका महाद्वीप, एक अफ्रीका महाद्वीप और एक एशिया महाद्वीप। 3 महाद्वीपों से गुजरती है और 16 देशों से गुजरती है। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो एमपी में 5 संभागों से गुजरती है और 14 जिलों से गुजरती है। और भारत की बात कर लें तो बेटा भारत के 8 राज्यों में, 8 राज्यों से निकलती है। बेटा बच्चों जब भी आप क्लास में बैठे तो एक नोटबुक और एक पेंसिल लेके बैठो। आपको ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि क्लास ऑनलाइन है, आपको लगेगा ऑफलाइन क्लास ही है। बट आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। बेटा आप मेहनत नहीं करेंगे तो आने वाला कल अच्छा नहीं होगा। अगर आप युवा हैं और आप मध्यम वर्ग से बिलोंग करते हैं और आपके पिताजी कोई उद्योगपति या बहुत बड़े अधिकारी नहीं हैं, तो तुम्हारे पास विकास का एक ही साधन है, शिक्षा, शिक्षा और शिक्षा। इसलिए कुछ समय अच्छी मेहनत कर लीजिए तो आने वाला कल सुनहरा होगा आपको। ये हमारी बात आप गांठ बांध लेना। अगर आज आपने मेहनत नहीं की तो आने वाला कल सुनहरा बिल्कुल नहीं होगा। और अगर आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है तो वीक में या 15 दिन में उन लोगों को मिल लिया करें जिन्होंने अपने समय पर पढ़ाई नहीं की, अब वो क्या कर रहे हैं, तो आपको बढ़िया पढ़ने में मन लगेगा। किसी भी मोटिवेशन की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। आई प्रॉमिस। करिए एक बार प्रयास कि जो अपनी यंग अवस्था में नहीं पढ़े थे वो वर्तमान में क्या कर रहे हैं। आपको अपने आप किक मिलेगी। सुना है किक? एक पिक्चर आई थी सलमान खान की, वो किक, तो वो किक आपको मिलना शुरू हो जाएगी। आई प्रॉमिस। कोई मोटिवेशन नहीं होता, ये होता है कि आने वाला कल आप कैसा बनाना चाहते हैं। या तो आज 8 घंटे पढ़ लो तो आने वाला समय सुकून से गुजरेगा, और अगर आज आप नहीं पढ़े तो आने वाले कल में आपको 8 घंटे मेहनत मजदूरी के रूप में करनी पड़ेगी। मुझे पता है कि पहले आपके पूर्वज जमींदार हुआ करते होंगे, पटेल, चौधरी, देशमुख, तब जमीन होगी 500 बीघा,
आज बची है 1.5 बीघा, इसलिए चुपचाप से पढ़ लो, अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कर्क रेखा के बारे में आपकी समझ में आ गया। दुनिया में 3 महाद्वीप जिनमें कर्क रेखा है, 16 देश, भारत में 8 राज्य, एमपी में 5 संभाग और 14 जिलों से। तो मैं समझता हूं कि कर्क रेखा के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल, आगे चले बेटा, बढ़े आगे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, अगला प्रश्न लेते हैं। ये प्रश्न देखिए सामने, मध्य प्रदेश के किस जिले से भारतीय मानक समय IST रेखा गुजरती है? बहुत शानदार प्रश्न है। मानक रेखा क्या बोलते हैं? मानक रेखा गुजरती है। आपने देखा होगा, भारत के भूगोल में आपने पढ़ा होगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा मानक रेखा के बारे में। बोलो बच्चों, जल्दी से आंसर दीजिए। किसी भी देश का प्रामाणिक समय, और हम बात करें कि मानक रेखा होती क्या है, तो ध्यान रखना, किसी भी देश का प्रामाणिक समय मानक रेखा कही जाती है। समझ पा रहे हैं? सिंपल सा प्रश्न है कि मानक रेखा क्या होती है, तो आप बताएंगे कि किसी भी देश का जो स्टैंडर्ड टाइम होता है उसे हम मानक रेखा कहते हैं, मानक समय कहते हैं। भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, पूर्व 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है, जो कहाँ है बेटा? प्रयागराज। प्रयागराज जिसे हम पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे, लेकिन योगी बाबा ने इसका नाम फिर कर दिया है प्रयागराज। पहले भी प्रयागराज ही था, लेकिन जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने इसका नाम इलाहाबाद कर दिया था। हालांकि आप लोग इसको इलाहाबाद बोलते थे, बट ये प्रॉपर जो प्रोनाउंसिएशन था वो ALLAH इलाहाबाद था। ऐसा जलाल को लगा था कि वहां उसे अल्लाह की अनुभूति हुई थी, तो उसे नाम दे दिया इलाहाबाद। बट अपने जो योगी बाबा है ना, उन्होंने इसका नाम फिर से प्रयागराज कर दिया है। तो प्रयागराज में एक जगह पड़ता है नैनी, तो नैनी से लिया गया है। तो फिर सुनिए प्रश्न कि मध्य प्रदेश के किस जिले से भारतीय मानक रेखा गुजरती है? जल्दी से बेटा आप कमेंट का आंसर बताइए। किसी ने बेटा आंसर नहीं दिया अभी तक। ये चंबल के बच्चों को क्या हो गया यार? हम तो समझते थे कि यहाँ के बच्चे बड़े धुरंधर हैं यार, हर एग्जाम में सफल होते हैं। क्या ज्ञान भौंतरा हो गया है यहाँ के बच्चों का? ऐसा ना करो बच्चों, ज्ञान से तो आपका नाम है पूरे भारत में, ऐसी बेइज्जती ना कराओ बच्चों। चलिए मैं बताता हूं, सिंगरौली। कौन सा बेटा? सिंगरौली। तो मध्य प्रदेश में सिंगरौली, सिंगरौली मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। सिंगरौली मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। यह प्रश्न ध्यान रखना कि मानक रेखा के नजदीक एमपी का कौन सा जिला है, इस रूप में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पूछा था। उसी प्रश्न को मैंने इस तरह पूछा है। एमपीपीएससी ने पूछा कि भारत के मानक रेखा के नजदीक मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है, तो सिंगरौली। और अगर आपसे वो पूछे संभाग कौन सा है, तब आप रीवा बताएंगे। तो एक प्रश्न यहां और जोड़ लेना बेटा, कक्षा में जब आप आए तो एक नोटबुक और एक पेन जरूर लेके आए, जिससे आपका ज्ञान और बढ़ेगा। आप उसको नोट करते जाना। तो बात समझ में आ गई। अगर वो पूछे कि एमपी का कौन सा संभाग है मानक रेखा के नजदीक, तो क्या बताएंगे आप? जल्दी बोलिए। रीवा। और डिस्ट्रिक्ट पूछेंगे तो आप बताएंगे सिंगरौली। यहां हम 2-3 प्रश्न और जोड़ सकते हैं बच्चों। हम ये जोड़ सकते हैं कि सिंगरौली जो जिला है वो एमपी के किस जिले से अलग होके बना।
एक प्रश्न ऐसे बता सकते हैं, या हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि मध्य प्रदेश का 50वां जिला कौन सा था, ऐसे ही पढ़ सकते हैं। एक हम पढ़ सकते हैं कि मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है, और एक पैटर्न तुम्हारे सामने ही है कि एमपी का वो कौन सा जिला है जो मानक रेखा के नजदीक है। बच्चों, अगर आपका ज्ञान का वर्धन हो रहा है तो आप चैनल को शेयर भी करते रहिए। ये मान लेना कि आपकी गुरुदक्षिणा है, बिना गुरुदक्षिणा के ज्ञान नहीं लगता। हमारे वैदिक कल्चर में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां गुरुदक्षिणा नहीं दी तो ज्ञान समय पर काम नहीं आया। आपने कर्ण का उदाहरण सुना होगा, अंगराज कर्ण महाभारत में, जब उसे सबसे ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता थी वो भूल गया। मैं ऐसा नहीं करूंगा, बस देते रहिए, लाइक देते रहिए, शेयर करते रहिए और अपने जैसे भाई बंधुओं को पढ़ने के लिए प्रेरित करें और उनको ये वीडियो भेजें जिससे वो भी आपकी तरह होनहार विद्यार्थी बन सकें, उनका भी आने वाला कल सुनहरा हो सके। हमारा बेटा यही प्रयास है। चलिए आगे चलते हैं। तो बेटा बात समझ में आ गई, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। सिंगरौली मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला, एक प्रश्न। सिंगरौली मानक रेखा के नजदीक एमपी का जिला, सिंगरौली एमपी का 50वां जिला। ओके, किससे अलग हुआ? सीधी से। और एक प्रश्न बहुत शानदार और जानदार है जो एमपीपीएससी ने कई बार पूछा कि मध्य प्रदेश में सिटी ऑफ पावर हाउस, ऊर्जा की राजधानी किसे कहते हैं? तब भी आपका आंसर एक ही निकलेगा बेटा, सिंगरौली। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। अगर समझ में आ रही है तो कुछ लिखते जाइए इस पर, जिससे मुझे लगे कि आप अच्छा कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न उठाते हैं अपन। प्रश्न नंबर जो होगा 5वां, बहुत शानदार प्रश्न कि मध्य प्रदेश के कौन से जिले 2 राज्यों को स्पर्श करते हैं? मध्य प्रदेश के कौन से जिले हैं जो 2 राज्यों को स्पर्श करते हैं? आपको पता है कि एमपी की सीमा कुल 5 राज्यों को स्पर्श करती है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि एमपी के विभाजन से पहले एमपी की सीमा 7 राज्यों को स्पर्श करती थी, अभी 5 करती है। और एमपी के जो 55 जिले हैं उनमें से आपको छांटना है कि कुल कितने जिले हैं। तो मैं बता देता हूं पहले आपको कि एमपी में कुल जिले 6 हैं जिनकी सीमा 2 जिलों को स्पर्श करती है। एक प्रश्न में आपको अलग से बताया कि एमपी में ऐसे कुल कितने जिले हैं जिनकी सीमा 2 राज्यों को, बेटा ये जिला लिख गया है, 2 राज्यों को स्पर्श करती है। मैं आपको समझा पा रहा हूं बच्चों? 2 राज्यों को स्पर्श करती है। इसमें से आपको छांटना है कि एमपी के ऐसे जिले कौन से हैं जो 2 राज्यों को स्पर्श करते हैं, और यहां ऑप्शन में दिए गए हैं। चलिए देखते हैं। पहला तो आपका पड़ोसी शिवपुरी है। बेटा कौन सा है? शिवपुरी। मध्य प्रदेश का जो जिला है शिवपुरी वो करता है। बोलो बच्चों। दूसरा है बालाघाट और तीसरा है अलीराजपुर। तो 1, 3 और 4 तो विकल्प हुआ ये वाला, शिवपुरी, बालाघाट और अलीराजपुर, ये इसमें विकल्प में है। बट कुल जिले हैं कितने? 6। अगर आप बात करें तो इसमें आपका सिंगरौली बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है बेटा कि एमपी के कुल जिले कितने हैं? 6 हैं जो 2 राज्यों को स्पर्श करते हैं। एक कौन सा हो गया? शिवपुरी हो गया, एक आपका बालाघाट हो गया, एक आपका अलीराजपुर हो गया, एक आपका सिंगरौली हो गया। बोलो बच्चों। अभी मैंने बताया था कि सिंगरौली जो है अलग हुआ था और 50वां जिला बना था। बोलो। और एक जो है शिवपुरी, बालाघाट, अलीराजपुर। तो कुल जिलों की संख्या बेटा कितनी हो गई? 6 हो गई। क्या ये बात आपकी समझ में आ गई है बेटा?
चलो हो गए बेटा 6 जिले। अच्छा एक और कम पड़ रहा है, शिवपुरी, बालाघाट, अलीराजपुर, हाँ मुरैना, अपना मुरैना। तो ध्यान रखें 55 जिलों में कुल 6 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा 2 राज्यों को स्पर्श करती है और सबके नाम लिखे हैं शिवपुरी, बालाघाट, अलीराजपुर, सिंगरौली, झाबुआ, मुरैना। और इस प्रश्न के हिसाब से आप लगाएंगे 1, 3 और 4, शिवपुरी, बालाघाट और अलीराजपुर। ओके, बात समझ में आ रही बेटा? आगे चलें। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। सेंट्रल प्रोविंस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। सेंट्रल प्रोविंस की कौन सी एकमात्र रियासत थी जो वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल है? प्रश्न समझ में आ गया? सेंट्रल प्रोविंस मतलब सीपी बोलते थे इसको, सेंट्रल प्रोविंस, या हिंदी में बात करें तो इसको हम मध्य प्रांत के नाम से जानते थे। क्या बोलते थे? मध्य प्रांत। याद आया? मोटा मोटी आपको याद आ रहा होगा। मध्य प्रांत, सेंट्रल प्रोविंस। इसकी स्थापना ब्रिटिश लोगों ने 1861 में की थी और बाद में इसमें जोड़ दिया बरार। तो सेंट्रल प्रोविंस प्लस बरार, इसी माकौशल भी था। और इसको हमने जब एमपी का पुनर्गठन हुआ तो बच्चों पार्ट ए में शामिल किया था। याद आया? थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा आपको। किसको पार्ट ए में शामिल किया? और इसकी जो राजधानी थी ना बेटा वो नागपुर में थी। कहां पर थी? नागपुर में। और इस सेंट्रल प्रोविंस में कुल रियासतों की संख्या 15 थी। मध्य प्रदेश में टोटल रियासतें 79 थी, इनको पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में असेंबल किया था और भोपाल सेपरेट रहा। एमपीपीएससी ने पूछा था कि भोपाल को किस रियासत में शामिल किया? पार्ट ए में, पार्ट बी में, पार्ट सी में? जल्दी से बताइए कमेंट करके बेटा कि भोपाल को कहां शामिल किया गया था? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी? जल्दी से आंसर दीजिए बच्चों। चलिए कोई बात नहीं, पार्ट सी में जोड़ा गया था इसको। खैर एक जो है जून 1949 को पार्ट सी में मर्ज कर दिया था। बाद में विलय हो गया था, हमीदुल्लाह खान पाकिस्तान भाग गया था जो भोपाल का अंतिम नवाब था। चलिए लौट के आ जाइए। तो प्रश्न यह है कि सेंट्रल प्रोविंस की एकमात्र इन 15 में से वो कौन सी रियासत थी जो वर्तमान में एमपी में है? उसका नाम है मकड़ाई। एक प्रश्न से बहुत सारे प्रश्न बनने चाहिए, इसको बोलते हैं स्मार्ट अध्ययन। बेटा मेहनत तो गधा भी करता है, हमें मेहनत गधे की तरह नहीं करनी है। हमें चलना है FW टेलर के हिसाब से, साइंटिफिक मैनेजमेंट। कम इन्वेस्ट पर मैक्सिमम आउटपुट मिले तो पढ़ाई है। नहीं, कुछ पोस्टों के लिए लाखों बच्चे बैठते हैं, सेलेक्ट गिने चुने होते हैं। वो आपसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्यादा नहीं है, लेकिन उन्होंने ज्यादा स्मार्ट तरीके से पढ़ाई की। बेटा स्मार्टनेस का जमाना है, अगर आप अच्छा कर लोगे। कई बच्चे मैंने देखे साथ में किताबें ले घूमते रहते हैं, आउटपुट क्या है? कुछ भी नहीं। मिनिमम खर्चे पर अधिकतम प्राप्त करना, इसको बोलते हैं वैज्ञानिक प्रबंध। तो हमारे साथ जुड़ रहे हो तो यही करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है पढ़ाई का। पढ़ तो लाखों लोग रहे हैं, सिलेक्शन चाहिए, केवल सिलेक्शन और कुछ नहीं। वो कैसे होगा? सेक्टर का नियम लगाइए, साइंटिफिक मैनेजमेंट का नियम लगाइए कि एक प्रश्न आए और उसके बहुत सारे क्वेश्चन आप उसमें जोड़ते जाइए। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तो रट्टू तोता बन के रह जाएंगे। एक वर्ड आए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो हमसे पूछिए, गूगल करिए, लगातार क्वेश्चन जोड़ते रहिए। तो जैसे ही एक प्रश्न आपके समझ में आएगा तो हर प्रश्न आपसे बनता जाएगा, बिना रटे, बिना थके। समझ रहे हैं बेटा? चलिए फिर लौट के आ जाइए। सेंट्रल प्रोविंस की एकमात्र कौन थी? मकड़ाई। अगला प्रश्न बनता है कि मकड़ाई किस जिले में है? तो आप बता देंगे ये वर्तमान में हरदा जिले में है। फिर सुनिए, किस जिले में है? हरदा जिले में। अब प्रश्न ये आएगा कि मकड़ाई में उस समय किस राजवंश का शासन था? तो आप बता देंगे गोंड वंश का शासन था।
है ना। आगे बढ़िए, फिर आपसे पूछा जाएगा कि मकड़ाई का जो किला था इसका निर्माण किसने करवाया था, तो आप बता देंगे मकरंद शाह ने करवाया था। समझ में आ रहा है बेटा? जब भी समझ में आ जाए ना तो एक बार समझ में आए तो एक बार शेयर करो, दो बार समझ में आए दो बार शेयर करो, इससे बड़ा मजा आएगा आपको भी हमें भी, है ना। चलिए, तो बात समझ में आ गई। इस किले का निर्माण कौन ने करवाया था? मकरंद शाह ने करवाया था। किस वंश का था? गौड़ वंश का था। किस जिले में है? हरदा जिले में है। एक प्रश्न और जोड़ लेते हैं कि इस किले का निर्माण करवाया क्यों था, तो आप बताएंगे कि इस किले का निर्माण मकरंद शाह ने पिंडारियों के हमले से बचने के लिए कराया था। पिंडारी जानते हैं? अरे पढ़ा होगा आपने भारत के इतिहास में। अरे नहीं पढ़ा होगा तो एक मूवी भी आई थी वीर, सलमान खान की, उसमें वो लड़की थी ना सुंदर सी, वो पढ़ने के लिए ब्रिटेन जाता है, बस वही पिंडारी थे। बीरू उसका एक दद्दे था। पिक्चरें तो खूब याद रहती हैं आपको, ये याद नहीं रहता होगा आपको, इस पे मन लगाओ। खैर कोई बात नहीं, बात समझ में आ गई। तो फिर सुन लीजिए एक बार कि सेंट्रल प्रोविंस की एकमात्र रियासत कौन सी है? मकड़ाई। मकड़ाई कहां पे है? हरदा जिले में। कौन से वंश का शासन था? गौड़ वंश का। किले का निर्माण कौन ने करवाया? मकरंद शाह ने। क्यों करवाया? पिंडारियों के हमले से बचने के लिए। बेटा पिंडारी बड़े वीर योद्धा थे, जंगलों में रहते थे और मराठों की हेल्प करते थे। ये किसी के यहां परमानेंट जॉब नहीं करते थे, इनको नौकरी पसंद ही नहीं थी, लेकिन जब भी मराठे कहीं आक्रमण करने के लिए जाते थे तो वो पिंडारियों को कॉल कर देते थे या मिस कॉल कर देते या इंस्टाग्राम पर डाल देते थे कि जैसे हमें अटैक करना है भिंड पर तो हमें रास्ते में आप मिल जाओ। और इन दोनों में एक डील हुआ करती थी कि सैलरी आपको कुछ नहीं देंगे, लेकिन उस युद्ध में जो लूटेगा वो उसका हो जाएगा। आप बताओ कितनी शानदार शर्त है। जब पिंडारियों को यह पता था कि जो हम लूटेंगे वो उनका होगा, तो पिंडारी दम से लूटते थे। जैसे आपसे हम कहें कि पढ़ लो बड़ा जॉब मिलेगा, आप दम से पढ़ें, वैसे ही पिंडारी दम से लूटते थे और लूटने के बाद सामने वाले को हराने के बाद भाग जाते थे और फिर मराठे वहां का मैनेजमेंट संभाल लेते थे। तो ऐसे थे पिंडारी। लेकिन जब ब्रिटिश लोग आए तो ब्रिटिश लोगों ने पिंडारियों का दमन कर दिया। लॉर्ड हेस्टिंग्स जिसने आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा था, उसने मराठा एम्पायर को फिनिश कर दिया 1818 में। लेकिन वो जानता था कि मराठों को हराने से पहले पिंडारियों को हराना आवश्यक है और उसने पहले पिंडारियों को निपटा दिया। चीतू, वासिल मोहम्मद, कानू, सबको एक एक करके, ये पिंडारियों के नेता थे। तो सिंपल सा प्रश्न ये है कि पिंडारियों के हमले से बचने के लिए मकरंद शाह ने मकड़ाई का किला बनवाया था। और ध्यान रखना एमपी में जो रियासतें तीन तरह की थी ना, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, उस पार्ट ए सबसे बड़ा था उसमें, और पार्ट ए की राजधानी कहां थी बेटा? नागपुर। 15 रियासतें थी और रविशंकर शुक्ल यहां के पहले मुख्यमंत्री बने थे। बेटा कौन बना था? अगर प्रश्न आए कि पार्ट ए का पहला मुख्यमंत्री कौन बना था, तो आप बता देंगे पंडित रविशंकर शुक्ल। ये बाद में एमपी के भी पहले सीएम बने हैं। और ई राघवेंद्र राव पहले गवर्नर
अच्छा, हेलो हेलो, हाँ नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा टेक्निकल इशू था आवाज को लेकर के, आपने बताया भी नहीं बच्चों यार, थोड़ा सा इस तरह की घटनाएं बता दिया करो, कई बार हम फ्लो में ध्यान नहीं दे पाते। चलिए अगला प्रश्न सीरीज का लेते हैं। तो अगला प्रश्न तुम्हारे सामने ओपन हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या की 10 से भारत का कौन सा स्थान है। बड़ा शानदार प्रश्न है, आपने पढ़ा होगा कहीं, डेफिनेट पढ़ा होगा, जल्दी से बताइए। मध्य प्रदेश का अकॉर्डिंग टू 2011, ध्यान रखना अभी का नहीं, जनगणना भारत की लास्ट टाइम 11 में ही हुई थी। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी, आजादी के बाद 7वीं थी। तो उसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान था ये आपको बताना है। जल्दी से बोलिए बच्चा, जल्दी से बताइए बच्चों कि भैया कौन सा स्थान था। नहीं बता रहे, चलिए पहली बात तो ये कि 2011 में एमपी की जो आबादी थी 7,26,26,809 थी, पहली बात तो ये। और मध्य प्रदेश का भारत की जो नंबर है वो 6वां नंबर था। लेकिन ध्यान रखना यहाँ 2 प्रश्न है, बड़ा ट्विस्ट होने वाला है कि अगर वो पूछे कि मध्य प्रदेश का जनसंख्या के हिसाब से वर्तमान में, कब बेटा, वर्तमान में कौन सा स्थान है, तो आप बताएंगे 5वां। मैं अभी आपको बताता हूं, पहले सुन लीजिए। वर्तमान पूछे यानी कि अभी, और अकॉर्डिंग टू 11 पूछे, तो 11 पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा 6वां स्थान। लेकिन वर्तमान में पूछेगा तो बताना पड़ेगा 5वां स्थान। अब इसका क्या कारण है वो भी सुनिए। एक डेट है 2 जून 2014, श्री कृष्णा आयोग, श्री कृष्णा आयोग। बेटा इस कमेटी की रिकमेंडेशन पर आंध्र प्रदेश राज्य को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। किसको बेटा? आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया गया। क्या आप समझ पा रहे हैं बच्चा? तारीख क्या थी? 2 जून 2014। और ये तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था, ये भी याद रखना। अभी आपको बताए थे ना 26वां, 27वां, 28वां, ये 29वां राज्य बना था। हालांकि भारत में आज 28 राज्य ही हैं। याद आ रहा होगा ना, अगस्त 2019 भारत सरकार ने कश्मीर को राज्य कैटेगरी से हटा दिया था, तो 28 ही बचे हैं। बट ये 29वां राज्य बना। और जैसे ही तेलंगाना आंध्र से अलग हुआ तो एमपी एक पायदान खिसक के ऊपर चला गया। बात समझ में आ रही है बेटा? तो वो 5वें नंबर पर आ गया। क्लियर है कि अगर वो आपसे पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू 11 एमपी का कौन सा स्थान है, तो आप बताएंगे 6वां। और 2014 के बाद पूछे या कहे कि वर्तमान में किस नंबर पर है, तो आप बता देंगे 5वां नंबर। बता पाएंगे ना बच्चों? जल्दी बोलिए। गुड, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। तो ये प्रश्न आपका हो गया बेटा। ये तो पता ही है कि जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य अपना कौन है बेटा? उत्तर प्रदेश ही है, ये तो आपको पता ही है। फिर आपका नंबर 2 पे महाराष्ट्र आता है, फिर आपका बिहार आता है,
फिर पश्चिम बंगाल जो दीदी का राज्य है वो आता है, फिर आंध्र प्रदेश है। बात समझ में आ रहे हैं? या आप चाहो तो यहां एक चीज और देख लो, जनगणना पढ़ना पड़ेगा आपको कि भारत के जनसंख्या के अनुसार घटते क्रम में राज्य अवश्य याद रखना। तो पहले कौन सा आएगा? यूपी। दूसरा कौन सा आएगा बच्चा? महाराष्ट्र। बहुत कुछ मिलने वाला है बेटा आपको, बस आप मन लगाए रखें। हालांकि बेटा इस उम्र में मन नहीं लगता है मुझे पता है, बट प्रयास करने में क्या हर्ज है, लगेगा। तीसरा बेटा बिहार। चौथा बेटा पश्चिम बंगाल। और पांचवा मध्य प्रदेश। और छठवा आंध्र प्रदेश। ये वर्तमान की स्थिति है। और अगर हम 14 से पहले चले जाएंगे तो आंध्र प्रदेश पहले आ जाएगा, एमपी 6वें नंबर पर आ जाएगा। बोलो हाँ, समझ में आया बेटा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए तो अगला प्रश्न उठाते हैं। आहा, ये तो प्रश्न आपके क्षेत्र का ही है। चंबल बेसिन। चंबल बेसिन में स्थित सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? इसका तो आंसर जल्दी से दे ही दो बेटा यार, इतनी नाक मत कटाओ यार, जल्दी बोलो। चलिए कोई बात नहीं, हम बताते हैं आपको। ये मुरैना। कौन सा बच्चा? मुरैना। चंबल जो संभाग है उसमें आपका मुरैना, भिंड और श्योपुर जिले आते हैं। कौन कौन आता है बेटा? चंबल संभाग में भिंड, मुरैना और श्योपुर जिले आते हैं। इसमें आपको यही पता होगा कि भिंड मुरैना को मध्य प्रदेश में और भारत में बागियों का गढ़ कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा? बागी। बागियों का गढ़ कहते हैं। हालांकि कुछ लोग डाकू भी बोलते हैं, तो डाकू मत बोलना बच्चा इसका। एक आपने मूवी देखी होगी पान सिंह तोमर, उसमें भी उसने डिफाइन किया था कि बागी वो होते हैं जो समाज की व्यवस्था को बदलने के लिए बनते हैं। समाज में जो अव्यवस्थाएं हैं उनको सही करते हैं। तो सामाजिक जो व्यवस्था के खिलाफ बगावत करते हैं, समाज में जो बुराइयां हैं, अव्यवस्थाएं हैं, उनके लिए बगावत करते हैं, उनको हम बागी कहते हैं, डाकू नहीं। डाकू तो लुटेरे होते हैं। चलिए तो ये जो है प्रश्न हुआ। अगला प्रश्न लेते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिंधु गंगा के मैदान में शामिल है? मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है सिंधु गंगा के मैदान में शामिल? और आपने भारत का भूगोल पढ़ा होगा तो आप डेफिनेट इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, तुक्का मत लगाना। भारत में जो नदियों का पार्ट आपने भूगोल में पढ़ा है उसमें पढ़ा होगा भारत में 2 तरह की नदियां बहती हैं, एक हिमालयन नदी तंत्र है और एक प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। और हिमालयन नदी तंत्र को फिर हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। एक कौन सा? सिंधु का मैदान या सिंधु नदी तंत्र। नदी तंत्र मतलब जो नदियां सिंधु में मिलती हैं या सिंधु की सहायक नदियों को हम सिंधु नदी तंत्र कहते हैं। आपने मोटा मोटी देखें आप तो यो हिमालय वाला भाग है उसमें एक तो नदियां ये हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो बंगाली खाड़ी में गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं, 2 पार्ट में डिवाइड की गई हैं। हिमालय नदियां सिंधु ऐसे बहती है, सिंधु है ना, गंगा तो सिंधु गंगा के जो मैदान में आता है वो अपना ग्वालियर है। कौन है बेटा? देखा होगा एमपी में नॉर्थ साइड में ग्वालियर है, तो इसी क्षेत्र में आता है। इसी के साथ बेटा आज ये कक्षा समाप्त होती है। कल हम आपसे फिर मिलेंगे इसी समय पर और यहीं पर ग्वालियर में। तो सक्सेस मंत्रा एकेडमी सक्सेस मंत्रा प्लेटफॉर्म की तरफ से आपको ढेर सारा जो है प्यार
आप अच्छी तरह पढ़ें और कल अपने बंधु बांधवों को लेकर भी उपस्थित हों, और एक नोटबुक और एक पेन साथ में रखें, जिससे जो भी एडिशनल क्वेश्चन बनते हैं उनको आप नोट करते जाएं, है ना। इसी साथ एक कथा समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि। सब्बा खैर।